ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है, और वर्गीकरण हम लोगों ने अलग अलग आधारों पर कंप्लीट किया था। बस वर्गीकरण तक ही हुआ था, ठीक है। चलो ठीक। तो कल की क्लास को फटाफट आप लोग रिवाइज करिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत दो ही मुख्य टॉपिक हैं। एक तो इंट्रो वाला हम लोगों ने देखा था, हाँ, पहला टॉपिक हम लोगों ने एक इंट्रो का देखा था, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर हम लोगों ने किया था इनका वर्गीकरण, और वर्गीकरण से ही कुछ नए टॉपिक यहाँ पर निकल के आए थे। वर्गीकरण से कौन कौन से टॉपिक निकल के आए आपके सामने दिख रहे होंगे। जैसे एक यहाँ पर कोयले के बारे में हम लोगों को कंप्लीट करना है, दूसरा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, फिर परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा जिसे ओटेक हम लोग बोल रहे थे, एक बायोमास ऊर्जा होगा, जल विद्युत ऊर्जा है, सेल ऊर्जा है, और हाइड्रोजन ऊर्जा है। इसमें से मैक्सिमम ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी कभी पढ़ रखी होगी। सुनाई दे रहा है? उधर से आवाज़ तेज आ रही है, वैसे आप लोग इधर फोकस करिएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, इसमें से मैक्सिमम ऐसे टॉपिक हैं जो पहले से आपने कंप्लीट कर रखे होंगे। जैसे कोयला, ये बचपन से ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कि केवल कोयला मूवी देखी है पढ़े भी होंगे। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। परमाणु ऊर्जा का अध्ययन भी आपने किया होगा। जैसे अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, ये उसमें भी पढ़ाया जाएगा, और बायोलॉजी की क्लास, बायोलॉजी नहीं सॉरी फिजिक्स की क्लास करिएगा, वहाँ पर भी एटम वाले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इसे पढ़ेंगे। और इसके अलावा साइंस टेक पढ़िएगा तो वहाँ पर डिटेल में इसका अप्लाइड वाला सेक्शन होता है। इन सबको मिला के हम लोग जियोग्राफी के अंतर्गत देखेंगे। जियोग्राफी में मुख्य रूप से जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। यानी इस प्रकार के जो खनिज होंगे उनका वितरण मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। कुछ यहाँ पर नए प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर यही दिया गया है ओटेक। हो सकता है कई लोगों ने ये शब्द ही ना सुना हो। बताइए कितने लोगों ने ये नाम सुना है ओटेक? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। जैसे ये बिल्कुल नए प्रकार की ऊर्जा आपको दिख रही होगी। या जैसे यहाँ पर और कौन सी ऊर्जा इस प्रकार की हो सकती है, इसी से मिलती जुलती। जैसे ओटेक आपको क्या समझ आ रहा कि ये समुद्र के अंतर्गत उत्पन्न करने वाली कोई एक ऊर्जा होगी। इसी तरीके से सागरीय क्षेत्र में एक एनर्जी और हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे टाइडल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आपको पता है ओशन करंट्स जो होती हैं, उन पर आधारित हम लोग करंट को भी एनर्जी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो इनमें से हर एक स्थान पर गतिज ऊर्जा का सिद्धांत ही काम करता है। टाइडल एनर्जी में भी आप देखिएगा, हम लोग जो बहता हुआ जल होगा, जो मतलब यहाँ पर ज्वार भाटा आएगा, उसके अंतर्गत जो यहाँ पर गतिज ऊर्जा पैदा होगी, उसका कन्वर्जन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। इसी तरीके से ओशन करंट भी क्या होता है, एक प्रकार का बहता हुआ जल होता है जिसमें गतिज ऊर्जा होती है, और इसका प्रयोग भी हम लोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए कर सकते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। और नई ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत जैसे जियोथर्मल एनर्जी, कल थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया भी था। बायोमास एनर्जी तो आप लोग जानते हैं कि जो जीवांश होते हैं वो सड़ते गलते हैं, उसके बाद जो गैस बनती है उसके द्वारा भी हम लोग ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। और ये तो मतलब आपने देखा होगा गाँव में कई बार वो नहीं प्लांट क्या बनाते हैं, गोबर गैस प्लांट टाइप का वो बनाते हैं, तो वहाँ पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है, पशुओं का अवशिष्ट हुआ, घरेलू अवशिष्ट हुआ, उसको डाल के वहाँ पर सड़ाया जाता है। उससे दो लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो इनिशियल लेवल पर आपको ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के हम लोग दो प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं। आपने देखा हो गांव में जो गोबर गैस के प्लांट होते हैं, उनसे जो गैस मिलती है, एक तो उसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है, और दूसरा उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी, मतलब घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ऐसा नहीं गाँव भर को अपना कनेक्शन दे दिया कि सभी लोग हमारे यहाँ से कनेक्शन लीजिए, सरकार गई बाढ़ में, यहाँ ऐसे करके आप नहीं बोल सकते हो। और दूसरा क्या होता है, जब कभी इस टैंक की सफाई की जाती है तो इससे बहुत ही अच्छा आपको फर्टिलाइजर भी प्राप्त होता है, मतलब अच्छी मात्रा में उर्वरक भी यहाँ से मिल जाता है। तो दो यहाँ से लाभ प्राप्त हो जाते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा आपको पता है भारत में डेवलपिंग फेज में है, ये भी नया है। और सेल ऊर्जा जो है ये भारत के क्षेत्र में पॉपुलर नहीं है, मतलब ये अपने क्षेत्र में प्रचलित नहीं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जैसे एक तो ओटेक हो गया और एक टाइडल एनर्जी हो गया। उसका कारण क्या होगा, भारत सरकार इनके ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है, और फोकस करने का कारण क्या होगा, भारत का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही बड़ा है। आपको पता है कितना कोस्ट लाइन होगा लगभग? हाँ बिल्कुल सही आपने बताया।
तो कहने का मतलब कोस्ट लाइन जो है वो भारत के पास बहुत लंबा है, अपने पास खुद का सागरीय क्षेत्र है और इस प्रकार की एनर्जी का उत्पादन वहाँ पर बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। देखो, इस प्रकार की एनर्जी का उत्पादन का जो स्टार्टिंग का कॉस्ट होता है वो भले ही ज़्यादा हो, लेकिन एक बार जब इसको आप इंस्टॉल कर दीजिएगा तो फिर उसके बाद ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर कोई कच्चे माल की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि सारा का सारा काम सागरी लहरें अपना करती रहती हैं, आपको केवल एक बार इंस्टॉल ही करना होता है। तो ये मतलब क्या है, बिल्कुल आधुनिक टाइप के यहाँ पर सिस्टम हो गए। और वो सौर ऊर्जा वाला कहाँ पर दिया गया है, सौर ऊर्जा, उसके तरफ भी हम लोग ध्यान देंगे। सौर ऊर्जा के जो 2 सिस्टम है उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एनर्जी सोर्सेज होते क्या हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संसाधन कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऊर्जा संसाधनों की अगर हम लोग बातचीत करें तो इसमें प्राइमरी सोर्स जो पृथ्वी के लिए है वो सूर्य है। जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं पृथ्वी पर हैं उन सब में कहीं न कहीं सूर्य की ही भूमिका मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। लगभग 20 मिनट इसी स्लाइड को हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों को फोकस क्या करना था, ऊर्जा संसाधन किसको आधार बना के हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक को, इंडस्ट्रीज को, यानी डेवलपमेंट को आधार बनाकर ऊर्जा संसाधनों को हम लोगों को कंप्लीट करना था। इसके बाद ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण हम लोगों ने 3 आधारों पर किया था, जिसमें पहला आधार क्या होगा, ध्यान से देखो, परंपरागत प्रयोग के आधार पर। इस आधार पर ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया था। पहले को किस नाम से जाना जाता है, परंपरागत। परंपरागत का मतलब क्या होगा, या ऐसे ऊर्जा के संसाधन होंगे, क्या होगा, और थोड़ा टाइमली आया करो सभी, मतलब 5 मिनट पहले आ जाया करो ताकि आओ आराम से बैठो, थोड़ा आराम करो, पानी वानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। ये नहीं भागते हुए यार तुरंत कॉपी पे पेन पे झपट पड़े और हाँ क्या चल रहा है। तो रिलैक्स होना जरूरी है। तो परंपरागत संसाधन क्या होते हैं, जिनका प्रयोग मनुष्य के द्वारा बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, मतलब पारंपरिक रूप से इनका प्रयोग ही मानव के द्वारा किया जाता था। और चूंकि ये बहुत पुराने तकनीकें हैं तो आप समझ गए होंगे इनका प्रयोग करने के लिए कोई बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर तकनीकों की आवश्यकता नहीं होती। क्या होगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिख के रख। चलो भाई ये काम आप लोग करिए, आपकी कॉपी चेक रखिए, कल मैं ले जाऊँगा, ठीक है। वो बैग ही हम नहीं ला रहे हैं, छोटा वाला दरअसल, उसमें कॉपी रख देते। आप लोग सही या गलत कुछ भी लिखो, लेकिन डेली लिखो। सबसे पहला टास्क यही है कि 200 शब्दों के फॉर्मेट में आप कुछ भी लिखना सीखिए। मतलब सही गलत लिखना तो बाद की बात है, पहले वो आदत ही डालिए लिखने की। और इसके लिए सबसे सरल तरीका क्या है, एनसीईआरटी की कोई भी किताब उठाइएगा, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, उसके टॉपिक को पढ़िए। और टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में उसमें छोटे छोटे टिप्पणी वाले क्वेश्चन होंगे, आप उनका आंसर लिखना सीखिए, जो कि बहुत ही सरल होगा, लेकिन आपके अंदर आदत बढ़िया डेवलप हो जाएगी। फिर उसमें विस्तृत वाले क्वेश्चन होंगे, उन पर आप, क्योंकि उसमें मैं इसलिए सलाह दे रहा हूँ, जो लिखना होगा उसका कंटेंट उसी किताब में दिया होगा वो, लेकिन वहाँ पुराने टाइम में नहीं करना है कि मैम ने लगा दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो यहाँ से यहाँ तक लिख के लाना है, ऐसे टाइप का सिस्टम पर पढ़ के अपनी तरफ। पहले तो यही होता था कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये आपका उत्तर बन गया। बुक से इस तरीके से आपको कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। वो एनसीईआरटी बता दिया इसका मतलब, और ये भी बता दिया कि सारा उत्तर उसी में दिया होगा, तो फिर ठीक है, उसमें मेहनत ही क्या करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपनी तरफ से लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन वहाँ से आप स्टार्टिंग जरूर करिएगा। अच्छा, यहाँ पर एनसीईआरटी की क्लासेस होती होंगी आपके, अभी होती है एनसीईआरटी की क्लासेस अलग से अपनी, एनसीईआरटी की क्लासेस नहीं चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से जरूर पढ़ो, एक बार भाई एनसीईआरटी जरूर पढ़ लो, और पढ़ते समय या तो शॉर्ट नोट्स बनाइए या हाईलाइट जरूर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे बड़ी समस्या यही होती है, 36-37 किताबें हैं जीएस सेक्शन के अंतर्गत। एक बार तो आप मुश्किल से पढ़ लीजिएगा, और दोबारा अगर उसी हिसाब से पढ़िएगा तो फिर आप रिवाइज ही नहीं कर पाइएगा, या फिर टाइम बहुत लगेगा। तो एक ही तरीका उसका है कि या तो पूरी एनसीईआरटी को 10-15 पन्नों में आप कंसाइज करके नोट्स बना लीजिए, या अच्छे से हाईलाइट करिए, क्योंकि रिवीजन में उतना टाइम आप नहीं दे पाइएगा। लेकिन पढ़ना जरूरी है भाई एनसीईआरटी, क्वेश्चन उससे आप देखिएगा काफ़ी पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्चुअल लेवल पर एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एनसीईआरटी के 2-3 बड़े फायदे होते हैं। एक तो वहाँ से ऑथेंटिक डाटा आपको मिल जाता है। ऑथेंटिक का मतलब जो बात वहाँ पर है वो प्रमाणिक मानी जाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की गई है, उसमें भले गलत चीज़ दी गई हो, लेकिन सरकार उसको मान्यता देती है, क्योंकि भाई वो उनकी अपनी बात है, होगा कि नहीं होगा। और दूसरा, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वोकेब कल्टिवेशन बहुत बढ़िया हो जाए, मतलब आपकी भाषा जो है वो एकदम से शुद्ध हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो इसके लिए एनसीईआरटी का प्रयोग करना जरूरी है। वो मतलब आप पढ़िएगा जरूर, एक बार आपको जरूर पढ़ना, और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो तो मान लिया ठीक है, तो और भी किताबों से क्लियर हो जाता है।
तो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आपने क्या देखा, काफी लंबे समय से इनका प्रयोग किया जाता है और इनके प्रयोग के लिए बहुत ही सामान्य तकनीकों की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल की अगर बातचीत की जाए तो जैसे जो जलाने वाली लकड़ी होती है, वो आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग नवपाषाण काल से ही इस पद्धति का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, मतलब बहुत ही परंपरागत हो जाएगा। लकड़ी से जो कोयला बनाया जाता है, वो जो हम लोगों ने कल बातचीत की थी, आपने घरों में बनाया भी होगा, पहले यूज किया जाता था। ऐसे गोबर के उपले, ये भी बहुत पुराना ईंधन है, इसके लिए कोई खास तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग कहेंगे इसमें तो बड़ी तकनीक है, हमसे गोल नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी स्ट्रक्चर बनाइए वो जलेगा। और अगर नहीं स्किल है तो 2 मिनट लगेगा वो सीखने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी को देखिए वो 2-3 जहाँ उसने बनाया, वो एक आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है वो, यम है हम वाली, कौन सी, हाँ तकदीर वाला, हाँ मूवी। तो उसमें उस टाइप की थिंकिंग मत रखिएगा कि बड़ी विचित्र गाय है, गाय पर चढ़कर इसने वो दीवार पर चढ़कर गोबर कैसे किया। तो उपले जो होते हैं दीवार पर चिपके होते हैं, तो उनके अकाउंटेंट का नाम क्या है, चित्रगुप्त, वो ये सोचते हैं कि गाय दीवार पर पहले चढ़ी होगी ऐसे, फिर गोबर किया होगा। वो ध्यान ही नहीं देते कि मतलब ये अपनी पृथ्वी की एक तकनीक है उपले बनाने की। उस टाइप की टेक्नोलॉजी समझिएगा तो फिर जटिल लगेगा कि गाय को चढ़ाते घूम रहे हैं उस पर और वो दीवार पर चढ़ेगी नहीं भाई, तो उसमें समस्या है। अगला कोयला और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इनका प्रयोग मनुष्य जो है वो लंबे समय से किसी न किसी रूप के अंतर्गत कर रहा है। दूसरा परंपरागत के अंतर्गत गैर परंपरागत होता है, जिनका प्रयोग तुलनात्मक रूप से मानव इतिहास में नया होगा और इनके लिए कुछ विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। और तकनीकें इसलिए भी जुड़ी क्योंकि अगर पहले से ही इस प्रकार की तकनीकें होती तो इनका प्रयोग हम लोग पहले से ही कर रहे होते हैं। जो गैर परंपरागत प्रकार के होते हैं, ये सोर्स हम लोगों ने देखा था कि 2 प्रकार के हो सकते हैं, सीमित भी हो सकते हैं और असीमित भी हो सकते हैं। सीमित और असीमित का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए थे गैर परंपरागत के अंतर्गत, जैसे परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ओटेक हो गई, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये जो संसाधन लिए गए हैं ये असीमित प्रकार के हैं। लेकिन ऊपर वाले के ऊपर विचार करिए, परमाणु ऊर्जा, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये सीमित होगा, लेकिन ये होगा किसके अंतर्गत, गैर परंपरागत के अंतर्गत, क्योंकि इसका प्रयोग बिल्कुल नवीन है। जैसे सेल गैस को अगर आप देखिएगा तो सेल गैस कैसा होगा, एक ऐसा संसाधन है जिसके पृथ्वी की सतह पर भंडार पाए जाते हैं, यानी ये भी सीमित मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग चूंकि नया है इसलिए इसे कहाँ पर शामिल करिएगा, गैर परंपरागत के अंतर्गत शामिल करिएगा। भाई आप लोग रिवाइज करके आए होंगे ना, इसमें कुछ करवाना पड़ेगा, कल तो नोट भी करवाया था। दूसरा टाइप कौन सा होगा, सतत उपलब्धता के आधार पर, और इस आधार पर भी हम लोगों ने देखा था एनर्जी सोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आणविकरणीय, और दूसरे को क्या कहा जाता है, नवीकरणीय। आणविकरणीय के अंतर्गत हम लोग किसे शामिल करेंगे, मैंने बताया था इनके पृथ्वी पर एक निश्चित भंडार पाए जाते हैं, इसीलिए भाई भंडार है तो उनका यूज करिएगा, दोहन करिएगा तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, यानी इनकी उपलब्धता जो होगी वो सीमित होगी। इनकी उपलब्धता कैसे होगी, सीमित हो जाएगी। और एग्जाम्पल में आप क्या देखिएगा, जो उधर दिए गए हैं, मैंने आपको 2-3 ऊपर के हटा के बता दें, जैसे कोयला इसके अंतर्गत आएगा, खनिज तेल आएगा, प्राकृतिक गैस और सेल गैस भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। दूसरा कौन सा होगा, नवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय मैंने आपको बताया था इनका पृथ्वी पर कोई निश्चित भंडार नहीं पाया जाता है, मतलब आप बोल नहीं सकते कि ये मात्रा इतनी यहाँ पर उपलब्ध है, कितना भी यूज करिए ये सामान्यतः समाप्त नहीं होते हैं जब तक कि उसका मूल ही समाप्त ना हो जाए। जैसे सूर्य से ऊर्जा वैसे तो कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन एक समय के उपरांत सूर्य ही समाप्त हो जाएगा। भाई वो तो एक तारा है, उसका भी अपना लाइफ साइकिल है, जब वही समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो समाप्त होगा बिलियंस ऑफ ईयर में, तो तब तक तो पता नहीं यहाँ कितना रोटेशन हो जाएगा। तो एक नवीकरणीय हो गया। तीसरा जो यहाँ पर कैटेगराइजेशन हम लोगों ने कौन सा देखा था, स्रोत के आधार पर। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा जिस स्रोत से प्राप्त होती है उस ऊर्जा को वैसा नाम दे दिया जाएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जीवाश्म ऊर्जा, तो अगर ऊर्जा किसी भी प्रकार के जीवाश्म से प्राप्त होती है तो इसे जीवाश्म ऊर्जा कहेंगे। जैसे आपका कोयला हुआ, खनिज तेल हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, ये सब जीवाश्मों से प्राप्त होता है। परमाणु से प्राप्त होगी तो परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, जल से प्राप्त होगी तो हाइड्रो पावर। ऐसे करके यहाँ पर हम लोगों ने इनका कैटेगराइजेशन देख लिया था। पहली हेडिंग लगा दो, यही स्लाइड आपकी ओटेक वाली, ओटेक लगा लो एक तरफ से। चलो कोयला, अरे कोयला उधर से हमने देख के डलवा दिया होगा, उसमें दिक्कत क्या है, कोयला है उसकी जगह पर, कोयला काफी आगे है। इसके बाद अगला टॉपिक है कोयले का, एक तरफ करो क्यों, स्लाइड ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगली एनर्जी आप लोग हेडिंग लगाइए ओटेक। ओटेक क्या होता है, ओटेक
देखो मैं आपके लिए क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं केवल आपको बोल बोल के बताऊँ और लिखना आपको कुछ भी ना हो, मतलब मेरा प्लान ये है। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सही इसलिए नहीं कि आपकी मेहनत बच जाएगी, सही इसलिए क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचोगे ये तो हमारी मेहनत बच गई, मेहनत नहीं, वो एक तरीके से गंदी बात भी है, क्योंकि लिखने का अभ्यास भी क्लास में ही बढ़िया होता है। जितनी तेज़ी से यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती लिखवाएंगे घर पे नहीं लिख पाइएगा। लेकिन अब क्या किया जाए, आप 10 क्लास की जगह 2 क्लास करवाओगे फिर तो उसमें टाइम लगेगा। ओटेक आप लगाइए, इसका फुल फॉर्म आपको क्या बताया गया था, यहाँ पर क्या बताया गया था, ओशियन थर्मल। बातचीत ना करो, क्या हुआ, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा गया है, OTEC, ओटेक होता है। अच्छा, ओशन थर्मल एनर्जी। रुक जाओ थोड़ा, नोट करो पहले। कौन पूछ रहा है ये हिंदी क्या होता है? नहीं पूछ कौन, आप ही पूछ रहे हैं। हिंदी इसकी कुछ नहीं होगी, गूगल कर जाके करिएगा। थोड़ा मतलब पेशेंस भी रखा करो, उसमें नहीं भी बताएंगे आपको समझ नहीं आ रहा। ओशन का मतलब क्या है, समुद्र। थर्मल का मतलब क्या है, तापीय है। एनर्जी का मतलब क्या है, ऊर्जा। कन्वर्जन का मतलब क्या है, उसी को परिवर्तित करना है। IAS की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भाई वैसे ही माइंड सेट अपना रखो। देखो ये जो टॉपिक आपका है मैंने आपको बताया था, ये किस पर आधारित होगा, समुद्र विज्ञान यानी ओशिनोग्राफी पर आधारित है। तो इसके लिए समुद्र विज्ञान का थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। 2-3 चीज़ें पहले मैं आपको बताता हूँ ओशिनोग्राफी के बारे में। ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट होगा। ओशिनोग्राफी में कल भी मैंने आपको बताया था कि समुद्र की कुछ एक सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे उसकी उच्चावच से संबंधित यानी रिलीफ से संबंधित विशेषताएं हो सकती हैं, तापमान से संबंधित विशेषताएं हो सकती हैं, समुद्र में लवणता से संबंधित विशेषताएं हो सकती हैं, जैव विविधता से संबंधित विशेषताएं। और ये सारे टॉपिक आपके ऑलरेडी कंप्लीट हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं। आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश समुद्र की सतह के नीचे कहाँ तक पहुँच पाता है। इस आधार पर हम लोग समुद्र को कई एक भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग वहां तक पहुंचता है कंप्लीटली, अरे रुक जाओ ये सब आपको इतना नहीं जानना, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर केवल आप फोकस करिए। सूर्य का प्रकाश समुद्र के आंतरिक भागों में कहाँ तक पहुंचता है। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन थोड़े पूछूंगा तब आप नहीं बताएंगे, ये मुझे भी पता है और आपको और बेहतर पता है। तो इस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग फोटिक जोन कहते हैं। अच्छा ये आपने ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़िएगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा होगा, वो अलग की चीज़ पढ़ी होगी। ज्योग्राफी के अंतर्गत आपने ये वाला डायग्राम पढ़ा होगा। ये अभी हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो टेम्परेचर का होता है वो कैसे होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ चुके होंगे। तो इस आधार पर समुद्र को वर्टिकली हम लोग 3 भागों के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को फोटिक जोन कहते हैं। फोटिक का मतलब प्रकाशिक मंडल है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां तक प्रकाश की किरणें प्रॉपर रूप से पहुंच जाती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में आपको लवणता अधिक देखने को मिलेगी, घुलनशील खनिज अधिक देखने को मिलेंगे और इसी कारण से सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र भी यही होता है, क्योंकि भाई यहाँ पर प्रकाश, ऊष्मा है, खनिज लवण है, वो सब यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो फोटिक जोन के अंतर्गत आपको क्या दिख रहा है कि सूर्य का प्रकाश प्रॉपर रूप से पहुँचता है। नीचे वाले पार्ट के अंतर्गत देखिएगा एफोटिक जोन में, यहाँ पर सूर्य की किरणें अल्प मात्रा में डिस्पर्स होकर पहुँचती हैं, मतलब फ्रेगमेंटेड तरीके से पहुँच पाती हैं। और नीचे जो होता है इसे एबिसल जोन कहते हैं या समुद्र का तलीय क्षेत्र कहते हैं। ये सबसे नीचे का भाग होता है, यहाँ पर सामान्यतः सूर्य की किरणें जो है वो पहुँच नहीं पाती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट की बातचीत करें, ग्रेडियंट का मतलब टेम्परेचर में अंतर होगा कि नहीं, तो देखो ऊपर सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं तो वहां का टेम्परेचर अधिक देखने को मिलेगा। नीचे के क्षेत्र में अगर ध्यान से देखिएगा तो वहां पर टेम्परेचर कम देखेगा। यानी यहाँ पर 2 क्षेत्र आप देखिए बन रहे हैं, एक तो अधिक तापमान का क्षेत्र और दूसरा कैसा होगा, कम तापमान का क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ कि देखो 2 क्षेत्रों के अंतर्गत टेम्परेचर में ग्रेडियंट पैदा हो गया या अंतर पैदा हो गया। ये तो सीधी सी बात है, आप लोग समझ पा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार का अंतर आपको अधिक कहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो ये आपने देखा होगा कि जब हम लोग सतह से नीचे की तरफ जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में जो तापमान के गिरने की दर होती है, भाई सतह से नीचे की तरफ जाइएगा तो प्रकाश ऊष्मा कम पहुंचेगी, यानी टेम्परेचर जो है वो गिरता चला जाएगा। लेकिन क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जो महासागर पाए जाते हैं उनमें तापमान के गिरने का दर बिल्कुल एक ही होगा? एक बिल्कुल नहीं होगा, ये अलग अलग होता है। और इस प्रकार से आपने 3 क्षेत्रों की चर्चा की होगी। एक तो देखो उधर विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ये आपका मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, और ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी आपका पोलर रीजन हो जाएगा। उधर का रीजन कैसा है? वो जो 0 लिखा गया है कैसा रीजन है बताइए? विषुवत रेखा का क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र होगा? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होगा। और ये कैसा क्षेत्र होगा? ये आपका पोलर रीजन हो जाएगा, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। आपको पता है कि औसत तापमान सबसे अधिक कहाँ का होता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र का होता है। इसीलिए विषुवत रेखीय, अच्छा एक चीज आपको और पता होगी कि सागर के नीचे की परतों में जब आप जाइएगा तो औसत तापमान समान होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको तापमान कैसा देखने को मिलेगा? वो औसत तापमान समान ही देखने को मिलेगा। अब ऊपर से ये जब नीचे की तरफ आइएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत कम होता है और उसको एवरेज टेम्परेचर तक जाना है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर में जो कमी आएगी वो तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलेगा। यानी नीचे के परतों में जाइएगा तो तापमान में यहाँ पर कम गिरावट होगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि ऊपर की परतों में और नीचे की परतों में अंतर इस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ये भी तो इसका मतलब हुआ भाई। इसी तरीके से मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के अंतर्गत देखिएगा तो इसकी तुलना में यहाँ पर 2 परतों के बीच में जो अंतर होगा वो अधिक देखने को मिलेगा। और इस प्रकार का सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर देखने को मिलेगा? विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत। और आपको पता है कि भारत के आसपास का जो क्षेत्र है हिंद महासागर का, उसमें से भी विषुवत रेखा गुजरती है, यानी यहाँ पर भी ऊपर की परतों में और नीचे की परतों में जो अंतर होगा वो अधिक देखने को मिलेगा। इसका मतलब ओटेक का निर्माण यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। जो ओटेक के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, इसका सिद्धांत इसी चीज पर आधारित है कि यहाँ पर 2 क्षेत्र लिए जाएंगे वर्टिकली, जहां पर टेम्परेचर में अंतर बहुत ज़्यादा होगा और उस अंतर को ही आधार बनाकर ओटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते ही एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये मतलब इसका बेसिक आइडिया। इसमें 2 चीज़ें आपको क्या पता चली, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तो 2 क्षेत्र यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ऊपर के क्षेत्र में तापमान अधिक और नीचे के क्षेत्र में तापमान क्या होगा? कम होगा, यानी तापमान में अंतर होगा। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया, ये जो यहाँ पर 2 परतों के बीच में तापमान का अंतर होगा, ये पृथ्वी पर एक समान रूप से इसका वितरण नहीं होगा। और इसका कारण आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जो सूर्य का रोटेशन रहता है, हालांकि सूर्य का तो रोटेशन नहीं, पृथ्वी घूमती है, लेकिन जियोग्राफी में जब डायग्राम बनाइएगा तो सूर्य को आप उसके चारों तरफ घुमाइएगा और पृथ्वी को एक जगह हम लोग फिक्स करते हैं। भाई इसमें आप क्या करते हैं? विषुवत रेखा बना के सूर्य को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक घुमाते हैं, यही तो करते हैं। तो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में आपको अधिक टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरण वर्ष के किसी न किसी समय यहाँ पर पड़ती रहती है। विषुवत रेखा का मतलब वो वाला, यानी सागर की जो ऊपर वाली परत होगी वहाँ पर तापमान अधिक मिलेगा और उसको औसत तक जाने में वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में आपको यहाँ पर अंतर कम देखने को मिलेगा और इस क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार में जो अंतर होगा वो सबसे कम देखने को मिलेगा। ये 2-3 चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? नोट भी करो। अच्छा 2-3 सेंटेंस नोट करते चलो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ देखो, आप भी पूछ रहे हैं कि कोयला हेडिंग काटे कि नहीं, अब भी कुछ बचा है उसमें कि काटने के लिए कोई विशेष शस्त्र चाहिए। चलो लगाओ हेडिंग ओके। देखो आप लोग लिखो या ना लिखो, मैं आपको पीडीएफ बना के नोट्स दे दूंगा इस टाइप का, इसमें पूरा आपका लिखा रहेगा, पूरा का पूरा जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो यहाँ पर मेंशन रहेगा, तो निश्चित रहिएगा। नहीं, मैं सरल शब्दों में देखो लिखवाऊंगा तो जरूर। देखो भले एक ही 2 चीज़ पढ़ो लेकिन वो हो जाए आपका। लिखो अच्छा लिखो ओटेक, और बार बार आपको ओटेक ही लिखना है, पूरा नाम नहीं लिखना है। देखो अब इसका इंट्रो वाला पार्ट भी आपको क्या नोट करवाया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि भारत के लिए ये रेलिवेंट क्यों होगा, या अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस प्रकार की जो पद्धति हो ऊर्जा निर्माण की वो पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगी, ये स्टार्टिंग से ही आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर अधिकतम मात्रा में जल ही है, लगभग 71% भाग पर केवल और केवल सागरीय क्षेत्र यानी जल का ही आपको विस्तार देखने को मिलेगा। जल का मतलब यहाँ पर सागर और महासागरों से मुख्य रूप से है, तो अधिकांश भाग पर तो यही है।
अब जो यहाँ पर 29% का क्षेत्र बचा है स्थलीय भाग, उस पर आप कितनी भी जनसंख्या को लाकर रख दीजिए, अगर आपने समुद्र से एनर्जी को प्रोड्यूस करना सीख लिया तो एनर्जी के मामले में कभी भी आपको किल्लत नहीं होगी। 71% भाग में एनर्जी को पैदा कर रहे हो, केवल 29% उसका कंजम्पशन कर रहा है। इसीलिए ये वाली टेक्नोलॉजी भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इनके ऊपर हम लोग बातचीत करें। ये सब इंट्रो में अपना लिखिएगा। किनका? तो आप अब वहाँ के यूपीएससी का तैयारी थोड़ी कर रहे हो, तो ये समस्या सोचते अब भाई वो नहीं पैदा कर पाएंगे, वो और कोई सोर्स खोजेंगे, उसमें सीधी सी बात है। जब नहीं है तो क्या करिएगा कि जेसीबी लेके खुदवा के अपना बनवा लेंगे, सब वो थोड़ी करिएगा भाई। सब अपने अपने, मैं आपको बोलता हूँ भारत के हिसाब से हम लोग कंडीशन देख रहे हैं। अगर भारत भी एक आंतरिक देश होता तो हो सकता है कि ये टॉपिक अपने लिए इम्पोर्टेंट ही ना होता भाई। आज भारत सरकार सोच रही है, इसलिए हम भी सोच रहे हैं। लिखो। अच्छा क्या लिखा था? लिखो। इस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का निर्माण लिखो। ऊपर की परतों तथा सागर की आंतरिक परतों के मध्य पाए जाने वाले तापांतर के द्वारा किया जाता है। यानी इस ऊर्जा के निर्माण का जो कोर आइडिया है वो क्या है? ताप में अंतर, और वो भी वर्टिकली। ठीक है ना? तो ये आपने जो अभी तक देखा वो मैंने आपको बता दिया। इसको समझाने के लिए चलो। अच्छा, इस डायग्राम के ऊपर आप लोग फोकस करिए। ये ओटेक एनर्जी कन्वर्जन का आपके सामने एक मॉडल दिया गया है कि ये जो यहाँ पर से, इसको बनाने की कोशिश मत करिएगा, मैं नोट करवाऊंगा, उससे आप बिंदुवार नोट करिएगा। देखो यहाँ पर दो क्षेत्र हैं, ये ऊपर वाली आपकी लेयर है और यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा ये मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेचर यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। और ये जो नीचे की तरफ आपको लेयर दिख रही है, यहाँ पर लिखा भी गया है कोल्ड वाटर। यहाँ का आपको वाटर कैसा मिलेगा? कोल्ड वाटर। यानी इस क्षेत्र का टेम्परेचर जो होगा वो कैसा देखने को मिलेगा? ये यहाँ पर कम है। वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसे आप यहाँ पर नहीं अप्लाई करिएगा, ठीक है, वरना फिर और आपको दिक्कत हो जाएगी। आप कहेंगे ठंडे गर्म का अंतर ही अब तो समाप्त हो रहा है, क्योंकि उस प्रक्रिया का जो आप करंट और क्रीप का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसे यहाँ पर अप्लाई नहीं करना। तो ऊपर की परत में तापमान कैसा मिलेगा? गर्म, या कहिए जल गर्म मिलेगा, और नीचे की परतों में कैसा होगा? ठंडा होगा। एक चीज को यहाँ पर और समझ लीजिए, देखो ये भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। ये स्टेट कन्वर्जन आपने कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा, मतलब अवस्था परिवर्तन पढ़ा होगा। जैसे कोई भी पदार्थ होता है वो कई एक अवस्थाओं में तब्दील कर सकता है। जैसे जो सॉलिड होता है उसे पिघलाइएगा तो आपको लिक्विड प्राप्त हो जाएगा। सॉलिड कई बार क्या होता है डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है इसके साथ। इसी तरीके से जो गैस होता है वह संघनन के माध्यम से तरल अवस्था में जाती है, और कई बार गैस डायरेक्टली जो होता है ठोस अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे जमाव या डिपोजिशन कहते हैं। इसी तरीके से जो लिक्विड होता है ये भी ठोस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, या यहाँ पर फ्रीजिंग के नाम से इसे लिखा गया है। तो ये तो आपको खैर यहाँ पर पता होगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? समुद्र के अंतर्गत जल देखा भाई, वहाँ पर तो पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, और पानी आपको पता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो उसका, जैसे यहाँ पर ये मेल्टिंग दिया गया है, इसी तरीके से एक पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसमें क्या क्वथनांक बिंदु। इसके अंतर्गत कोई भी जो द्रव होगा वो अपनी द्रव अवस्था को छोड़ देगा और किस अवस्था को प्राप्त करेगा? गैसियस फॉर्म को। आप लोग जानते होंगे जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और सागर में कहीं पर भी आपको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों ने विषुवतरेखीय क्षेत्रों की बातचीत की थी, वहाँ पर भी जो सागरीय सतह का जो ऊपर वाली सरफेस होती है
उसका जो औसत तापमान होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, और जो नीचे की लेयर हम लोगों ने ली थी वहाँ पर 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर पहुँच जाता है। मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का दोनों परतों के बीच में आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर जल से किसी भी प्रकार से भाप बनाकर आप ऊर्जा निर्माण का यहाँ पर काम करना चाहिएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसका कारण क्या है, वाटर को यहाँ पर वेपराइज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस ढूंढ लें जो नीचे की परतों पर यानी जो 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो आपको तरल अवस्था दे दे, यानी संघनन के बाद तरल में मिल जाए। और संघनन के लिए उसका कूलिंग पॉइंट बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाए तो अपनी तरल अवस्था को छोड़कर तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा एक सब्सटेंस आपने बचपन में ही पढ़ा होगा जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, NH3 यानी अमोनिया। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, NH3 अमोनिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। अमोनिया के अंतर्गत यही गुण होता है। सामान्य तापमान के ऊपर देखिएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा तरल अवस्था में। जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाइएगा ये तुरंत गैसियस अवस्था में पहुंच जाता है। अरे ये बचपन में पढ़े हो कि नहीं पढ़े? खूब पहले क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि बस स्टॉप के आसपास से गुजरते हैं या रेलवे स्टेशन, ऐसे मतलब नहीं, जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं वहाँ से आप गुजरिएगा तो बहुत ही मतलब तीखी एक गंध आती है, जो नहीं मतलब टॉयलेट लोग खुले में करते हैं, जैसे 4 बाग में जाओ दीवार के किनारे किनारे वहाँ पर, तो वहाँ से निकलिएगा बहुत तेज गंध आती है। तो पूछा जाता था वो किस प्रकार की होती थी, वो इसी टाइप की कुछ होती है, अमोनिया टाइप की ही होती है। बचपन में या मैम ने आपको अभी भी बताया होगा कि वो मतलब, या पहले पूछा जाता था कि सचित्र वो कोई गैस बनाने का वर्णन कर दीजिए, जैसे अमोनिया बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करिए, तो आप लोग हैबर विधि और ये सब बता देते होंगे उसमें, और वो सरल होती थी, उसमें कुछ है नहीं, आप घर पे भी इस प्रकार की गैस का निर्माण कर सकते हैं। आपको बुझा हुआ चूना लेना है, आप जानते होंगे बुझा हुआ चूना क्या होता है, और अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके गर्म कर दीजिए, जो भी गैस मिलेगा वही आपका क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन बताइए, हालांकि फैक्ट आपको बिल्कुल रटने नहीं है, और फैक्चुअल क्वेश्चन ये कि इस गैस के खोजकर्ता का नाम क्या होगा। ये तो मतलब इजी वाला क्वेश्चन है, और इनका नाम पहले खूब पूछा जाता है। अरे नहीं, क्या नाम होगा बताइए? जोसेफ प्रिस्टले। हाँ, जोसेफ प्रिस्टले, इनका नाम तो आपने सुना होगा। तो ये आप समझिए कि अमोनिया का मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया, ये प्रॉपर्टी अमोनिया के अंतर्गत पाया जाता है। अब इतना अगर आप समझ गए तो फिर ये समझना बहुत सरल है। यहाँ पर नीचे आपको एक पंप दिख रहा है, इस पंप वाले चैम्बर के अंतर्गत अमोनिया का ही प्रयोग किया जाता है, NH3 का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। पंप का यहाँ पर कार्य क्या होता है, ये पंप यहाँ पर तेजी से धक्का देके इसे आगे की तरफ बढ़ाता है, और नीचे आपको क्या ध्यान रखना है कि कम तापमान है, ये तो मैं आपको 50 बार बता ही चुका हूँ, और ऊपर की तरफ तापमान इसकी तुलना में अधिक देखने को मिलेगा। यानी यहाँ नीचे वाली इस पाइपलाइन के अंतर्गत जब तक अमोनिया ट्रेवल करेगी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, फ्लूइड का मतलब यहाँ पर लिक्विड ही है, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। जैसे इस चैम्बर के अंतर्गत आएगी तो आप समझिए कि यह अधिक तापमान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश करेगी। ये चैम्बर यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा कि इसमें जाके भर जाएगी, इसमें जाके भरेगी नहीं, ये यहाँ पर एक कॉइल रूपी संरचना है। कॉइल का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे इस प्रकार का ये AC का कॉइल यहाँ पर है, इसमें गैस फ्लो होती है, वहाँ पर भी इसी प्रकार का सिद्धांत होता है। आप समझिए कि इधर से अमोनिया जा रही है, और ये किस फॉर्म में जा रही है, ये लिक्विड फॉर्म में जा रही है, और इसके ऊपर यहाँ आप गर्म जल को अप्लाई कर रहे हैं, तो गर्म जल इन कॉइल्स के अंदर थोड़ी ना जाएगा, लेकिन ऊपर से कॉइल्स को गर्म जरूर करेगा। लेकिन जैसे ये अमोनिया इन कॉइल से होकर गुजरेगी तो तुरंत ही किस फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, ये गैस के अंतर्गत तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ से अमोनिया आप समझिए किस फॉर्म में निकल रही है, गैस के रूप में निकल रही है। यही चीज़ वहाँ पर लगाई गई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ पर है, स्लाइड एक साथ नहीं लगा पाया। तो इस चैम्बर के अंतर्गत आप समझ पाए क्या हुआ कि वो मतलब कॉइल टाइप की है, ये अमोनिया जो कि कॉइल के अंदर ट्रेवल करेगी, और जो बॉक्स टाइप की संरचना होगी उससे ये गर्म जल होकर पास हो रहा होगा केवल। अब यहाँ से आपको क्या निकलेगा, गैस, गैस का मतलब वाष्प के रूप में यहाँ से निकलेगी, और यहाँ से निकलने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगी, और जाने के बाद यहाँ पर एक टरबाइन लगी हुई है। टरबाइन आप लोग जानते हैं एक पंखे टाइप की घूमने वाली संरचना होती है, और इस टरबाइन से इस शाफ्ट के माध्यम से एक जनरेटर को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, एक पुली के माध्यम से।
तो जैसे गैस इस टरबाइन के पंखों से होकर आगे बढ़ेगी तो तुरंत ही इसको घुमाना स्टार्ट कर देगी, और इससे पुली के माध्यम से जो जनरेटर जुड़ा हुआ है वो भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है वो बल्ब गायब हो गया है, लेकिन आप समझिए यहाँ से क्या मिलना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद यही गैस को दोबारा यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर एक चैम्बर लगा होगा। इस चैम्बर के अंतर्गत जैसे ये वाली गैस पहुंचेगी, और किस फॉर्म में है, ये वाष्प के फॉर्म में अभी है, लेकिन आपको पता है कि जैसे ये नीचे की तरफ आएगी तो इस क्षेत्र का टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब अब यहाँ पर भी वही कॉइल यूज की गई जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे ये वाष्प यहाँ पर जाएगी और तापमान कम होने की वजह से ये पुनः किसमें तब्दील होगी, वाष्प से यहाँ पर तरल अवस्था में फिर से तब्दील हो जाएगी, और फिर से नीचे आएगी, और पंप जो यहाँ पर लगा होगा ये फिर से इसे पंप कर देगा, और ये प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चलती रहती है। तो ये देखो विधि बहुत ही सरल है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। इधर से आपको अग्नियाँ डाल देना है और ऊपर जाएगी तो उसका वहाँ पर वाष्प बन जाएगा, उसके दबाव से ये यहाँ पे आके टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन जनरेटर को घुमा के विद्युत बना देगा। इसी अमोनिया का जो वाष्प रूप होगा इसे यहाँ पर लाके संघनित कर लिया जाएगा, और संघनित कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया था, और फिर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो ये प्लांट अगर एक बार आप लगा दीजिए, और ये जो अंतर है ये तो सागर में सदैव बना ही रहता है, तो इस तापांतर का प्रयोग करते हुए आप विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसे यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है बताइए, इसे यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, यही आपका ओटेप होता है। क्या होता है, ओटेप होता है, बिल्कुल से आपने बताया। तो अब इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्हें आप नोट करो फटाफट। चलो भाई, ये ऊपर इंट्रो वाला पार्ट है, ये स्लाइड जो है मैं डाल दूंगा उस पर, इन्हें आप घर पे आराम से नोट करिएगा। ये पूरी स्लाइड जो है ये केवल इंट्रो है इस बात पर कि महासागरों का प्रयोग ऊर्जा के उत्पादन में किस प्रकार से किया जा सकता है, और इसकी मैंने कई आपको चीज़ें बताई थी, जैसे ज्वारीय ऊर्जा के माध्यम से कर सकते हैं, तरंग ऊर्जा के माध्यम से, या महासागरीय तापीय ऊर्जा यानी ओटेक के माध्यम से कर सकते हैं। अभी ये ओटेक हम लोग पढ़ रहे हैं, और सब चीज़ें अपना देख लीजिएगा। चलो आगे लिखो जरा, ये वाला आपने लिख लिया था, गहराई वाले अपेक्षा लिखो जरा, लिखो। इसके अंतर्गत विद्युत निर्माण हेतु, इसके अंतर्गत विद्युत निर्माण हेतु लिखो, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, जो अभी आपके सामने डायग्राम बना था, आपको याद है कि नहीं, वो बड़ा सा डायग्राम बना हुआ था। ये यहाँ पर देखो सर्कल के अंदर बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, मतलब ओटेक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट इसे बोलते हैं। आप शॉर्ट में चाहो लिख लो, ओटेक लिखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी और प्लांट। ओटेक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखो, अब थोड़ी पूरा लिखवा दें इसमें क्या, चलो कहाँ चक्कर में लिखो, देखो देखो, विद्युत उत्पादन हेतु, उत्पादन हेतु विद्युत हो सकती है और भी कोई ऊर्जा हो सकती है। उत्पादन हेतु देखो, अमोनिया भी आया था ना उसमें, अमोनिया को, हाँ अमोनिया को पंप के माध्यम से तरल अवस्था में देखो, अधिक तापमान वाले देखो चैम्बर से गुजारा जाता है। एक बीच में आपने देखा था चैम्बर लगा हुआ था, और चैम्बर की मुख्य विशेषता यही थी कि उसका अंदर का तापमान थोड़ा सा अधिक था, गुजारा जाता है। आगे क्या हुआ, आप बताओ, चैम्बर क्या, अभी क्या समझे थे, चैम्बर से गुजरी थी, आप भी गुजारिए, और क्या गुजारा जाता है। लिखो आगे, जिसके उपरांत यह वाष्प में तब्दील हो जाती है, यह का मतलब जो अमोनिया होगी वाष्प में बदल जाती है, वाष्प में बदल कर, ऐसे लिखो, एक सेंटेंस बच जाएगा, वाष्प में बदल कर लिखो, बदल कर एक पतली पाइपनुमा संरचना से होते हुए, पतली पाइपनुमा संरचना से होते हुए मतलब आपको प्रेशर भी दिखाना है,
संरचना से होते हुए लिखो, होते हुए तीव्र दाब के साथ एक टरबाइन पर गिरती है। टरबाइन अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे भी आपको पता वो पंखुड़ी टाइप का नहीं लगा होता है, उसके ऊपर गिरता है, टरबाइन के ऊपर गिरती है। लिखो जिससे इस टरबाइन के साथ 30 मिनट का ब्रेक हो गया है। टरबाइन के साथ, नोट मत कर लेना ये कि 30 मिनट का ब्रेक। टरबाइन के साथ क्या लिखा, पुली के माध्यम से जुड़ा हुआ, पुली सॉफ्ट, काम नहीं देखा वो कृषि संयंत्र जो होते हैं ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, पुली उसमें होता है, पुली के माध्यम से जुड़े हुए जिससे टरबाइन के साथ जो टरबाइन पर जुड़े हुए, जिससे इस टरबाइन के साथ पुली ये देखो नहीं, पुली नहीं पता नहीं क्या पुली लिखे भाई, पुली का क्या मतलब है, बोझा उठवाइएगा क्या। पुली के साथ जुड़े हुए जनरेटर, पुली के साथ जुड़ा हुआ जनरेटर लिखो, घूमता है, मतलब टरबाइन घूमती है प्रेशर के साथ, और उसके साथ ही आपका जनरेटर जो है वो भी घूमना शुरू। आगे लिखो फलता, हाँ ये अल्टरनेटर मतलब बोला जाता है, जो जनरेटर लिख रहे हो बोलचाल में। लिखो फलता, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। उत्पादन होता है, जो करना था वो मिल गया। और आगे लिखो, इसके बाद नहीं लिखो, इसके साथ ही, ऐसा नहीं कि वो काम हो जाएगा फिर वो अगला वाला शुरू होगा, वो साथ ही साथ प्रक्रिया चलेगी। इसके साथ ही लिखो, वाष्पीकृत अमोनिया को पुनः कम तापमान वाले, वाष्पीकृत अमोनिया को, इसके बाद पुनः क्या लिखा, इसके साथ ही पुनः वाष्पीकृत अमोनिया को कम तापमान वाले चैम्बर से गुजारा जाता है, से गुजार कर इसकी तरल अवस्था को प्राप्त किया जाता है। इसकी कौन सी अवस्था को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, तरल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे तरल अवस्था प्राप्त होगी तो फिर नीचे आपने देखा था कि एक पंप लगा हुआ था, और उस पंप के माध्यम से पुनः इसे आप आगे बढ़ाइए, और कहाँ भेजना पड़ेगा, अधिक तापमान वाला जो कॉइल चैम्बर लगा हुआ था वहाँ पर भेज दीजिए, फिर से वाष्प बनाइए, और फिर से ये यहाँ पर आप करते रहिए, ये एक साइकिल बन जाता है। तो आपने देखा कि भाई एक बार इंस्टॉल हो गया, फिर आराम से इसमें आप देख सकते हैं। लिखो जरा, ये क्या गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है। अगली एनर्जी जो है टाइडल एनर्जी, ये भी इसी से जुड़ी हुई है, ज्वारी तरंग वाला आप लोग नहीं देखेंगे, टाइडल देखो, ये थोड़ा अलग। टाइडल आप लोग जानते हैं ना, ज्वारी ऊर्जा, टाइडल। हेडिंग डाल दो, नहीं तो रहने दो, क्या उसमें हेडिंग को शिकायत थोड़ी करेंगे कि मुझे क्यों नहीं यूज किया। चलो, तो टाइडल एनर्जी ये टॉपिक भी ऐसा है जो ओशियनोग्राफी पर ही आधारित है। अब यहाँ पर हम लोग ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि टाइड क्या होता है, एब क्या होता है। वैसे अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, हाँ बताइए। केवल ये बताइए कि ये होता क्या है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हालांकि ये डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे। क्या, हाँ, भूमि, चंद्रमा और सूर्य का भी इसमें रोल होता है, नगण्य मात्रा में होता है, वो आपने पढ़ा होगा, वो आपने देखा होगा। इसीलिए जब सिजगी की कंडीशन बनती है तो बृहद ज्वार उत्पन्न हो जाते हैं। तो बृहद ज्वार बनने का कारण ही यही होता है कि चंद्रमा के साथ साथ ग्रेविटेशनल पुल जो सूर्य का होता है वो भी काम कर रहा होता है। सिजगी का मतलब क्या होता है, जब ये तीनों एक रेखा में हो जाते हैं, जो अपना ग्रहण वाली कंडीशन बोलते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कोई भी हो सकता है, लेकिन जियोग्राफी में उसे हम लोग सिजगी कहते हैं। चलो अच्छा ठीक है, आपने बताया, तो ऐसे ही कुछ होता है। अब ज्वार के अंतर्गत क्या होता है, ज्वार के मतलब जब
आता तो पानी क्या कहता है स्पीड से पहले खींच जाता है हाँ, और बाद में भाटा के साथ में वापस हो जाता है। यही मैं सुनना चाह रहा था कि आप लोग कितना गलत बताते हैं। और कोई लोग बताओ ये गलत है। बोलते हैं ज्वार मैंने जितने टीचर देखे वो यही गलत बताते हैं कि ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है। हद है बिल्कुल। ये नहीं होता है कि ज्वार भाटा, पहली बात तो ज्वार भाटा ये अलग अलग नहीं आते हैं, ये एक ही साथ होते हैं। उसी का दूसरा रूप होता है वापसी का। वापसी का नहीं होता है, वो एक ही साथ आते हैं। वापसी में तो फिर आगे पीछे हो गया सिस्टम, पहले ज्वार आया फिर वापस हो रहा फिर भाटा हो गया। मतलब आपका मतलब जब इधर गया तो ज्वार और पीछे वाला भाटा हो गया। आपके सामने ही बना हुआ है डायग्राम। देखो जिधर ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है उधर का जल उठ गया है, और जिधर काम नहीं कर रहा था आप देखो इसके 90 डिग्री पर, ये तो ज्वार की कंडीशन बन गई, लेकिन इसके ठीक ही इसी समय भाटे की कंडीशन भी बन गई है। तो ध्यान रखिएगा ज्वार भाटा जो होते हैं वो एक ही साथ आते हैं। अगर कहीं पर पानी आप देखिएगा ऊपर की तरफ उठ रहा है तो सीधी सी बात है कहीं पर जल स्तर में कमी जरूर आ जाएगी, और जल का ऊपर उठना ये ज्वार होता है और नीचे जाना वही भाटा होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर उठा लहर ये ज्वार और वही नीचे आ गई तब भाटा हो गया। ऐसा कभी आपने आज तक किसी भी डायग्राम में पहली बार देखा नहीं होगा। आप देखिए ये समुद्र का जल पृथ्वी के चारों तरफ एक तरीके से दिखाया गया है। ये हर तरफ क्या होना चाहिए, आप समझिए कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ज्वार की कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर तो ये ऊपर की तरफ उठ चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए नीचे की तरफ गिर गया है, तो यही ज्वार है और यही आपका क्या होगा, भाटा हो जाएगा। इसमें कुछ अलग थोड़ी ना कि ये अलग अलग होता है। चलो आगे देखो। तो फिलहाल ये आपने पढ़ा होगा। और जो ज्वार भाटे की ऊर्जा है उसका प्रयोग भी एक तरीके से हम लोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। भारत में इसकी पर्याप्त संभावनाएं हैं। 2-3 क्षेत्र भारत में ज्वार भाटे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एक तो गुजरात में अरब सागर का क्षेत्र है, 2 खाड़ियों का क्षेत्र आप सभी लोग जानते हैं, और एक आपका बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के आसपास का क्षेत्र। यहाँ पर इस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हुए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ये ज्वार भाटा क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो भूगोल की क्लास के लिए अपना है। और ये बैराज सिस्टम जो है इस वाले डायग्राम के ऊपर आप फोकस करो, इसमें बढ़िया समझ आएगा, बहुत ही ईजी है ये वाला। देखो इसमें यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर कौन सा है, जिस संरचना का प्रयोग करते हुए हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, ज्वार भाटे की ऊर्जा का प्रयोग करते हुए। इस स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है, इसे यहाँ पर हम लोग किस नाम से जानेंगे बताओ, इसे बैराज के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे इसे, बैराज। और ये जो बैराज होता है ये कंक्रीट का मतलब सीमेंट है, गिट्टी है, इन सब का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। काफ़ी मजबूत संरचना होती है। आपको स्लाइड में यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे 2-3 बार करना है, ठीक है। ये इसका एक फेज हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए, इसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत 2 तरफ गेट लगाए जाते हैं। वहाँ पर आपने सिंपल स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2 गेट यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये दोनों ऐसे गेट होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। इन्हें आप यहाँ से इस तरीके से ऊपर ले जाके ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कैनाल टाइप का, इसे खोल भी सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इसे यहाँ पर लॉक भी किया जा सकता है। ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं, मतलब दोनों एक साथ ऊपर चले जाएंगे और दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे, मतलब इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है। आप समझ पा रहे हैं। पहले तो मतलब क्या है, एक बेसिक सा उधर आपने देखा कि कंक्रीट का बना दिया, उसमें एक टनल टाइप का बना दिया। अब जो टनल बना हुआ था उसमें यहाँ पर क्या करना है, 2 गेट इंस्टॉल करने हैं, ये दूसरी चीज़ हो गई। इसमें जो इस तरफ आपको दिख रहा है ये एक टैंक रूपी संरचना होती है जिसे टाइडल बेसिन कहा जाता है। राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे, टाइडल बेसिन। जब टाइड आएगा, टाइड का जो ओवरफ्लो वाला पानी होगा वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, और ये वाला जो साइड है ये आप समझिए ओशन साइड है, इस तरफ टाइड आएगा। समझ आ रहा है। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैराज बोलेंगे। कंक्रीट का बना हुआ है, 2 गेट यहाँ पर लगे हुए हैं, और गेट को देखो नाम क्या दिया गया है, इसे स्लुइस गेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्लुइस गेट हो गया। इस तरफ क्या होगा, एक टैंक बना होगा, टैंक में टाइड का पानी इकट्ठा होगा जिसे टाइडल बेसिन के नाम से जाना जाएगा। और ये साइड क्या होती है, ओशन साइड होती है, जहाँ से ज्वार आएगा। भाई ज्वार आने की जगह भी तो होनी चाहिए, अपने आप बना लीजिएगा तो फिर कैसे होगा। तो उधर से ज्वार आएगा और इधर उसका पानी इकट्ठा होगा, ऐसा कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया गया है।
बीच में एक और संरचना लगाई जाती है जिसे यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, टरबाइन के नाम से जाना जाता है। और टरबाइन के पीछे का हिस्सा मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, इसके पीछे वही एक पुली सॉफ्ट लगा होगा और उसके पीछे जनरेटर लगा होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके बैक साइड में समझिए कि ये सब चीज़ें लगी होंगी, पुली टाइप की लगी है, उससे यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है। तो इस पूरे डायग्राम के माध्यम से आपने क्या समझा कि ये बैराज का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बैराज में क्या होगा, एक तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा, 2 गेट इसके अंतर्गत होंगे, एक तरफ टैंक होगा और दूसरी तरफ सागर की तरफ खुला रहेगा और इस खुले हुए भाग में ही ज्वार आएंगे। यानी ये बैराज ऐसे क्षेत्र में लगाया जाएगा जहाँ पर ज्वार का आना कंपलसरी है, वरना ऐसा थोड़ी ना, जैसे ट्रेडिशनल इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी, उसके अंतर्गत ये माना जाता था कि मार्केट में अगर आप उत्पाद को रख दीजिएगा तो उसकी डिमांड पैदा हो जाएगी, जबकि वर्तमान में ये सिद्धांत खाली है, डिमांड पहले होगी फिर उत्पाद बाद में आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बैराज पहले बना दिया फिर ज्वार आना शुरू हो जाएगा, ज्वार पहले आएगा फिर बाद में इस वाले स्ट्रक्चर को आपको बनाना है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया और बीच में यहाँ पर क्या है, टरबाइन वाली संरचना होगी। अब देखो इसकी 8 स्लाइड्स और होंगी। अब इधर देखो, ज्वार देखो, समुद्र का जल स्तर आपने ध्यान दिया, यहाँ पर नॉर्मल था बिल्कुल, देखा, ये लास्ट वाली स्लाइड है। यहाँ पर समुद्र का जल स्तर जो है वो उठ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ चुका है, ये आपकी ज्वार की स्थिति है। जब यहाँ पर ज्वार की स्थिति आएगी तो तुरंत ही इन दोनों गेट को यहाँ पर खोल दिया जाएगा। अगले वाले डायग्राम के अंतर्गत देखिएगा, दोनों गेट को यहाँ पर खोल दिया गया है। तो ज्वार का पानी इस इनलेट के माध्यम से यहाँ पर तेजी से प्रवेश करता है और जब ये प्रवेश करता है तो इस टरबाइन को यहाँ पर घुमाना शुरू कर देता है। जब ये टरबाइन यहाँ पर घूमेगी तो पीछे वाला मैकेनिज्म क्या काम करेगा वो तो आपको पता है। अब समझ आया कि पुली क्या होता है, ये भी पुली समझ रहे हैं, हालांकि पुली लोग घुमाते बहुत हैं स्टेशन पे और क्या। तो ये पानी जैसे यहाँ पर प्रवेश करेगा तो ये यहाँ पर टरबाइन घूमेगी, इससे यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक प्रक्रिया ये होगी, यहाँ पर देखिए ये टैंक पूरी तरीके से खाली था, ये यहाँ पर भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका जल स्तर क्या है, ये यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। भाई टाइडल बेसिन का काम ही यही था कि जब कभी टाइड आएगा तो उसका एक्सेस वाटर जो भी ऊपर उठेगा वो यहाँ पर आके फिल हो जाएगा। इस डायग्राम के अंतर्गत देखिए टाइड की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर जारी है, लेकिन साथ ही साथ इस तरफ भी पानी आ रहा है और आने के बाद इस टैंक के अंतर्गत इकट्ठा हो रहा है और ये टैंक भी पूरी तरीके से भर रहा है। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, टाइड जो होगा जब कंप्लीट होगा, जैसे ही टाइड नीचे गिरने को होगा तुरंत ही इन गेट को यहाँ पर एक बार फिर से क्लोज कर दिया जाएगा। गेट को क्लोज कर दिया गया। अब इधर आपको पता है कि ये पूरा पानी ऊपर तक भर चुका है और यहाँ पर स्टार्ट क्या हुआ है, टाइड ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया है, टाइड का यहाँ पर पतन स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे यहाँ पर टाइड का जो होगा वो समापन हो जाएगा। टाइड तो आप देखिए समाप्त हो चुका है। सागर का जो सामान्य जल स्तर था उसको इसने प्राप्त कर लिया है, लेकिन ये टैंक अभी आपके पास भरा हुआ है। अब आप क्या करिएगा, जो गेट बंद कर दिए गए थे उन गेट को यहाँ पर दोबारा से आप खोल दीजिए और ये जल जो होगा इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये जल तेजी से इधर आएगा, देखो इधर तेजी से जल आ रहा है तो ये पंखुड़ियाँ एक बार फिर से यहाँ पर घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इसका जल स्तर यहाँ पर डाउन होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ जो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा होगी इसके माध्यम से ये टरबाइन घूमेगी और टरबाइन घूमने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे देखिए ये टैंक खाली हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और यहाँ पर आपको विद्युत प्राप्त भी हो जाएगी। और फिर से आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, टाइड आएगा, टाइड आने के बाद फिर से गेट खोलिएगा, इसको भरिएगा और टाइड चला जाए फिर से यहाँ पर, ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर लगातार चलता रहता है। तो ये इस तरीके का बैराज का निर्माण करके भी हम लोग टाइडल एनर्जी का निर्माण कर सकते हैं। हाँ? इसका सही नहीं होगा, जैसे पानी इधर सीधा टरबाइन घूम रही थी, राइट घूम रही थी, लेकिन उल्टा पानी लेफ्ट टू राइट घूमने लगी, फिर से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा करंट पे कि मतलब बैटरी का हद कर वो मतलब अपने घर में जब इतना छोटा सा कि जनरेटर स्टार्ट करेंगे तब इधर स्विच हो जाए अपने आप और लाइट आए तो इधर स्विच हो जाए, ये मतलब छोटी सी चीज़ जब घर में लगा सकते हैं तो इतने बड़ी परियोजना में भी ये सोचना पड़ेगा। भाई आपको पता है आजकल ऑटोमेटिक स्विचर हम लोग लगाते हैं, पहले ये होता था कि जनरेटर स्टार्ट करो वो झाड़ से जाके नीचे वो पुल करना होता था, आज की डेट में कहीं करना होता है, अब जनरेटर चला कुछ भी चला वो अपने आप ही स्विच करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता होगा, तो फिर इसमें आपको इतना क्यों सोचना है। मतलब लोग चंद्रमा पहुंच रहे हैं और यहाँ स्विचर नहीं बन पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब आप नोट करना शुरू करो इसमें, ये रीजन वगैरह मैं बाद में बताऊंगा, वो स्लाइड है ना जहाँ पे हम लोगों को नोट करना है, लिखो जरा। क्या आपने लिखा था? टाइडल एनर्जी, हाँ नोट करो इसके बारे में, लिखो। इसके अंतर्गत समुद्र में आने वाले
ज्वार, समुद्र में आने वाले ज्वार का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। आगे लिखो, यह एक स्वच्छ लिखो नवीकरणीय योग्य मतलब कभी ना समाप्त होने वाली। आपको बताया था ना कि वो सतत प्रयोग के आधार पर नवीकरणीय कभी ना समाप्त होने वाली। लिखो गैर परंपरागत स्वच्छ से नवीकरणीय। एक बार हम भी सेंटेंस तैयार करेंगे। स्वच्छ फिर कॉमा लगा हुआ है, पंक्चुएशन भी जरूरी है। नवीकरणीय तथा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। आगे लिखो भारत में इसके द्वारा विद्युत उत्पादन, या लिखो भारत में इसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं हैं। लिखो प्रमुख क्षेत्र 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मैंने आपको कहां पर बताए हैं, बताइए जरा। गुजरात के पश्चिम की तरफ, यानी कौन सा रीजन हो जाएगा, ध्यान से देखिए कौन सा रीजन है, अरब सागर का क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पर क्षेत्र कौन सा है, एक कच्छ की खाड़ी देखने को मिलेगी और दूसरा यहाँ पर खंबात की खाड़ी, ठीक है। और दूसरा रीजन कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल के यहाँ पर देखो ये वाला रीजन जो सुंदरवन का डेल्टाई प्रदेश हो जाएगा। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भारत में ज्वार आने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रेगुलर इंटरवल के बाद ज्वार आते हैं। भाई यही तो इसमें लिमिटेशन है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऊर्जा की कमी बताइए, तो इस ऊर्जा की एक बड़ी कमी क्या होगी, बताओ। इस ऊर्जा की एक बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी यही है कि अगर इन क्षेत्रों में चाहो या ऐसे क्षेत्र में चाहो जहाँ ज्वार नहीं आता है, वहाँ पर इसका प्रयोग करके हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। दूसरा ये भी होता है कि ज्वार जो होते हैं कई बार रेगुलर भी नहीं होते हैं। कब ज्वार कौन सा आएगा इसके बारे में भी कोई फिक्स आइडिया नहीं होता है। अब यहाँ पर आपने पता चला कि कुछ ऐसे प्लांट लगा दिए जहाँ पर ऊर्जा की आपूर्ति आपको इसी प्लांट से देनी थी। अब पता चला इसके भरोसे बैठे तब तक वहाँ पर ज्वार ही नहीं आया और आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर पैदा नहीं हो पाई, तो फिर इसमें समस्या पैदा हो सकती है। तो लिखो भारत में क्या लिखा था, प्रमुख क्षेत्र में आप लिखो कच्छ की खाड़ी, कॉमा लगा के, खंबात की खाड़ी तथा सुंदरवन का डेल्टाई प्रदेश। सुंदरवन का डेल्टाई प्रदेश। अब इसके लाभ आने आपको लिखने हैं। सुंदरवन का डेल्टाई प्रदेश, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, 2 गुजरात के क्षेत्र हो गए और एक आपका कौन सा रहेगा, ठीक है। अगला लिखो जरा, लिखो लाभ। इस ऊर्जा के लाभ क्या हैं, लाभ पहले लिखो पर्यावरण अनुकूल। आपको बताना कि ये स्वच्छ होती है, इससे किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है। आगे लिखो जरा, लिखो बड़े पैमाने पर, बस हो गया, मतलब पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती और क्या उसके साथ साथ चलने वाली है। बताऊंगा कैसे पता नहीं कितनी मछलियों को जीव जंतु वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपने क्या लिखा है, ये निगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन मरीन लाइफ फॉर्म। लाभ है तो फिर लाभ ही मतलब लिखोगे उसमें एक ही साइड देखना है सिक्के का, एक ही पहलू। क्या लिखा था आपने, इससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्पादन संभव है। बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्पादन संभव है। आगे लिखो इसके रख रखाव व परिचालन की लागत। परिचालन का मतलब जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, इसके रख रखाव का मतलब जो मेंटेनेंस वाला था, हाँ,
ये ऑपरेशनल बोलते हैं, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रखरखाव तथा देखो इसके रख रखाव तथा परिचालन की लागत, परिचालन की लागत बहुत कम होती है। परिचालन की लागत क्या होती है? बहुत कम होती है। आगे लिखो, यह कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। यह कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। अगर आपने कल की मूवी नहीं देखी है तो, क्योंकि उसमें दिखाया गया कि सब कुछ सूख गया है। देखे कि नहीं देखे? समाप्त होने वाला कल की और कौन से बता तो रहे। यह कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। क्या बता रहे? कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। लिखो देखो कमियां, इसके अंतर्गत कमियां कौन सी हैं? देखो कमियां, लिखा? हाँ, कमियां क्या? आप लोग तो माहिर हैं कमियां निकालने में, तो कमियां लिखो, इसकी भी निकालो। लिखो इसकी आरंभिक स्थापना लागत अति उच्च है। शुरू में ये जो पूरा सिस्टम लगाइएगा इसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन निकालनी तो है। हम के पास पैसा नहीं है तो वो कहते हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी बेकार है। हाँ तो और क्या भाई, हम तो यही कहेंगे एवरेज नहीं देती है, बेकार है, टैक्स बहुत है उस पर। उसको कर पा रहे हैं ना, कोई लोग हीरा है वो हीरा ही रहेगा, आपके पास पैसा नहीं वो बात। अरे नहीं, वो अलग की बात है, ये लॉजिकल कमी है। अब कोई गरीब देश है उससे आप लगवाइए, वो तो फिर मतलब भीख मांगेगा इधर उधर कि हमें लोन दीजिए, हमें लोन दीजिए, तब जाके ये प्लांट लगा पाएगा। तो उसके लिए पूछो कितनी बड़ी कमी है। पत्ता मारा मिट्टी तेल मिला, अरे लोग हद करते हो, अब को बीमार पड़े को मरे हैं, वो तो होता ही है। अरे ऐसा नहीं, कमी है तो है। अगला लिखो, दूसरा लिखो, इसे प्रत्येक स्थान पर स्थापना के बारे में देखो दो कमियां हैं। एक तो हर जगह प्रयोग नहीं होगा, इसे प्रत्येक जगह या प्रत्येक स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता है, स्थापित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक जगह पर इसे हम लोग नहीं लगा सकते हैं। आगे लिखो ज्वार आने की निरंतरता या तीव्रता, मतलब धीमे या तेज भी हो सकता है। अब आएगा या नहीं आएगा ये भी मतलब थोड़ा संशय वाला है। तो आपने क्या लिखा था? ज्वार आने की, एक लोग बोला करो, क्या लिखा था? ज्वार आने की निरंतरता तथा तीव्रता। लिखो अनियमित है, प्लांट लगाए बैठे और लहरे गायब, तब फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगला जरा नोट करो, देखो इससे लिखो समुद्री जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समुद्री जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्वार आया और पूरा पता चला आपके जो टैंक बनाए थे उसमें सब कोरल लीफ और मछली सब भर गई, और बाद में सब कट के निकल रही है, उसमें सब पूरा आपने खराब कर दिया वहाँ का फूड चेन वगैरह। तो ये दूसरा आपका कौन सा कंप्लीट हो गया है बताइए? टाइडल एनर्जी दूसरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? टाइम कितना है बताओ, उस हिसाब से टॉपिक शुरू करें। 15 मिनट है, चलो। चलो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अब आज हेडिंग लगाओ कोयला। अगली हेडिंग आप लगाइए कोयला। कोयला नहीं ना? हाँ, वो दिएगा खुरपी लेके, जेसीबी से ही ढुलाई और सब होता है। वही मतलब इनका पुराना वाला है कि जेसीबी क्यों बनी, फावड़ा बनाए होते, खुरपी बनाए होते, पुरानी वाली कुदाल बनाई होते। ये वही वाली है जो हम लोगों ने नहीं देखा था उद्योग वगैरह में, मैंने आपको बताया था।
कि उद्योग में मैंने आपको बताया था कुछ पूर्ववर्ती कड़ियाँ होती हैं, कुछ पश्चगामी कड़ियाँ होती हैं। तो ये वाला कौन सा है? ये वाला पता नहीं, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ऐसे मैं कैसे बता ऐसी सकता बात इंडस्ट्री में हूँ। दूसरा मुझे एक दिक्कत और है कि हमें कलर का भी ज्ञान नहीं है। कलर थोड़ा जो है मेरा, मैं पहचान नहीं पाता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। हाँ नहीं, ब्लू नहीं, कोई मतलब वो डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होता है थोड़ा सा। चलो अच्छा, कोयला आप हेडिंग लगाओ फिलहाल। कोयला आप हेडिंग लगाइए। और देखो इसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीज़ें अभी पढ़ी हुई थी। जियोग्राफिकल टाइम स्केल मैंने आपको बताया था, आपको याद है कि नहीं याद? जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीव पृथ्वी पर उपस्थित थे या नहीं उपस्थित थे, यानी प्राप्त जीवांशों के आधार पर टोटल कालखंड को 2 भागों में बांटा गया है। एक को एजोइक कहा गया था और एक को फेनेरोजोइक कहा गया था। जो यहाँ पर नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये एजोइक के अंतर्गत आता है, और ऊपर जो लिखा गया उसे फेनेरोजोइक के नाम से जानते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टाइम की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो क्रोन थी, जिसे यहाँ पर ईओन लिखा गया। मैंने आपको क्रोन लिखा था। क्रोन को आगे एरा में बांटा गया है, एरा को पीरियड में बांटा गया है। ये इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। याद है कि नहीं याद है? आपको किसके ऊपर फोकस करना है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था फेनेरोजोइक के अंतर्गत जो पैलियोजोइक टाइम पीरियड है, इसके अंतर्गत जो टोटल टाइम आएंगे वो 5 होंगे। 1 2 3 4 5 6 हैं। ये पीरियड यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से जो पर्मियन और कार्बोनिफेरस है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, भारत में खासकर जो नदी घाटियों का क्षेत्र होगा वहाँ पर बड़े पैमाने पर उथल पुथल हुई थी, जिससे वहाँ पर कई वनस्पतियाँ परतों के नीचे दब गई और हजारों लाखों वर्षों के बाद ताप और दाब की संयुक्त प्रक्रिया के चलते वो कोयले के अंतर्गत तब्दील हो गई हैं। और ये जो प्रक्रिया यहाँ पर हुई थी ये किस टाइम पीरियड के अंतर्गत थी? कार्बोनिफेरस और पर्मियन टाइम पीरियड के अंतर्गत। चट्टानों के हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बोनिफेरस और पर्मियन टाइम पीरियड के अंतर्गत हुई उथल पुथल से भारत में एक नई चट्टानी संरचना का विकास हुआ था, जिसे गोंडवाना का नाम दिया गया था। तो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में ही मुख्य रूप से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में जो 95% के आसपास कोयला है वो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। ठीक है ना? और भी टर्सीरी जब पढ़ा था वहाँ पर भी कोयला है, जो कि मुख्य रूप से आपका नॉर्थ ईस्ट वाला है। जैसे मेघालय हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम के क्षेत्र से जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना काल का नहीं होगा, यानी वो पर्मियन और कार्बोनिफेरस का नहीं होगा, बल्कि वो तृतीयक युगीन होगा, मतलब टर्सीरी काल का हम लोगों ने पढ़ा था। याद है कि नहीं? जहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति वाला बताया था। नोट भी करो स्लाइड के बारे में, लिखो जरा, लिखो देखो, पर्मियन तथा कार्बोनिफेरस। अरे कितनी बार बताया जाए, तो कॉपी में नोट करवाता, रोज रिवाइज करके आया करो। नाम सुन के चौंक रहे, पर्मियन क्या होता है? पर्मियन तथा, ये तो नोट करवाया था ना, याद है कि नहीं? वो चट्टान वाले में फिर मतलब पर्मियन तथा कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस पीरियड में लिखो गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। 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 आगे भारत में पाया जाने वाला, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला, अधिकांश कोयला, अधिकांश का मतलब समझ गए कि लगभग संपूर्ण कोयला, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अधिकांश कोयला लिखो, अधिकांश कोयला इसी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। जो कौन सा बताया गया था आपको? गोंडवाना टाइप की जो चट्टान होगी, गोंडवाना टाइप की जो चट्टान होगी, इसी से अधिकांश कोयला हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है ना? क्या लिखा था आपने? इसी प्रकार की चट्टानी संरचना से प्राप्त होता है। आगे को हालांकि, 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 हालांकि पेन आपका मेरे पास है।
सबको लगा पेन देख रही हाँ, मुझे लगता है कि देखो हालांकि से लिख लिया हालांकि भारत में कोयले का विकास जो बोला था वही नोट करो, उसमें क्या है। कोयले का विकास देखो तृतीय काल में भी हुआ है, काल में भी हुआ है, जो कि नवीन है, जो कि नवीन है, जो कि मतलब क्या होगा, नवीन है मतलब नया है। और जो गोंडवाना संरचना वाला आपको बताया गया था, कार्बोनिफेरस और पर्मियन वाला, वो लगभग आज से 250 मिलियन वर्ष पुराना है, 250 मिलियन वर्ष। जो अभी मैंने आपको तृतीय काल बताया है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराना होगा ये वाला कोयला। तो उसकी तुलना में कंपेयर करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा नया हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने बताया। आप ये भी समझ पा रहे होंगे उसकी क्वालिटी भी बहुत घटिया होगी। आगे लिखो जरा। इस प्रकार का कोयला मुख्यतः लिखो उत्तर पूर्वी भारत। तो ओपनिंग जोड़ी खराब हो गई कि आउट हो गए लग रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में जैसे लिखो मेघालय में कोयला बड़े पैमाने में पाया जाता है, लेकिन वो नया कोयला है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बस इन क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पर कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। नोट कर लिया जी, चलो ठीक है। अब जरा आप लोग 2-3 चीजें और इसमें नोट करिए, और कुछ खास है नहीं। क्या हुआ, चलो तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, ये वही है। अगला पॉइंट नोट करो, लिखो कोयला। ये सब आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पहले पढ़ा। ये आपके सामने जो स्ट्रेटिफाइड चट्टान मतलब बताई गई है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब इसमें लेयर्स बनी हुई हैं। इस प्रकार की चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, ये पीट वाला नहीं, ये तो ये बहुत बढ़िया कोयला है। और क्या, ये बढ़िया क्वालिटी का कोयला है, यूएसए के क्षेत्र में खोदा जाने वाला है, वहीं की फोटो है। हाँ, ये मैंने लेयर दिखाने के लिए इस प्रकार से आपके लिए बनाया कि जैसे इसमें आप देखिए, एक लेयर तो आपको कैसी दिख रही होगी, सामान्य जो अपनी चट्टानी संरचना होती है, फिर उसमें कुछ जीव जंतु वनस्पतियां वगैरह दबे होंगे, वहां पर आपको देखो कोयले की लेयर भी दिख रही है, ये बीच में दबी हुई लेयर दिख रही है। फिर उसके ऊपर पुनः आपको चट्टानी संरचना, फिर देखिए पुनः कोयले की लेयर ऊपर डेवलप हो गई है। तो अगला पॉइंट आप नोट करो, लिखो कोयला, लिख लिया, ठीक है। लिखो परतदार चट्टानों में पाया जाता है, परतदार चट्टानों में पाया जाता है। बहुत पेज कंजूसी हो रही है यहाँ, पेज की फटा हुआ है पहले से ही, उसको छोड़ दे, इतनी काय कंजूसी है। विकलांग पेज का कुछ तो लिहाज करो, इतना लोड उसको दे रही है। लिखो और क्या, परतदार चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है, ये परतदार चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। आगे लिखो कोयले का प्रयोग, लिखो कोयले के प्रयोग से पॉइंट बना के लिखते हैं। कोयले के प्रयोग से लगभग प्रत्येक उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। मतलब कोयला जो है वो एनर्जी का सबसे प्रमुख स्रोत है आज की डेट में। प्रत्येक उद्योग से सबका लिख जाता है कि कोयले नहीं के लिख प्रयोग जाता? से लगभग प्रत्येक उद्योग लिखो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, शांत रहो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। आगे लिखो इसी कारण एक बिल्कुल ग्रुप डी टाइप का फैक्ट आप नोट कर लो, इसी कारण कोयले को उद्योगों की जननी कहा गया है, उद्योगों की जननी कहा गया है, उद्योगों की जननी कहा गया है। आगे लिखो भारत में इसका सर्वाधिक प्रयोग,
भारत में इसका सर्वाधिक प्रयोग 68% के आसपास। आपके सामने डायग्राम है, आप देख सकते हैं। भारत में इसका सर्वाधिक प्रयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में होता है। भारत में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किस लिए किया जाता है बताइए? विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही आपने बताया, बहुत बढ़िया। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे लिखो। कोयले के मुख्य घटक हैं, इसमें आप लिखिएगा मुख्य घटक। तो आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। लिखो कोयले के मुख्य घटक हैं, डैश देकर आप ये 4-5 नाम नोट करिए। कोयले के मुख्य घटक हैं कार्बन सबसे मुख्य घटक है। फिर लिखिएगा हाइड्रोजन, आगे ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है ना। चलो अगली हेडिंग लगाओ, कोयले के प्रकार। और ये किस आधार पर? कार्बन कंटेंट की उपलब्धता के आधार पर। लिखो जरा कोयले के प्रकार। लिखो कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होगी? कार्बन की उपस्थिति के आधार पर लिखो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहली आपको हेडिंग लगानी है पीट कोयला। अरे ये तो बताइए। हाँ फरुखाबाद वाले उड़ा देंगे बिल्कुल, सब झटके तीसरा विकेट चौथा विकेट होगा। हम ही लोगों को उतरना पड़ेगा तो संन्यास तोड़ गया। और क्या, सब विकेट गिर ही रहे हैं। 4 की जगह 5 होते विकेट और गए, इससे ज़्यादा क्या होता है अगर हम लोग खेल रहे होते। इतना तो हो ही सकता है। क्या लिखा था आपने? पीट कोयला। लिखो जरा पीट कोयला, इसके बारे में बताया क्या? जाओगे तो समोसा खाएंगे तो विकेट गिरेगा। सही बात है। पीट कोयला लिखो यह कोयला निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नवीन है, सबसे नया कोयला यही होता है। कोयला निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नवीन है। कोयला निर्माण की प्रक्रिया। आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया है और स्पीड थोड़ी बढ़ा लो, राइटिंग सच में बढ़िया है। और आप अपनी राइटिंग भी सुधारो और स्पीड भी सुधारो। नहीं आपकी राइटिंग ठीक है, हम तो समझ लेते हैं। राइटिंग के स्तर पर यूपीएससी केवल ये कहता है कि राइटिंग पठनीय होनी चाहिए। पठनीय का मतलब वो पढ़ लेता है। राइटिंग कितनी कलात्मक है इससे कोई नंबर नहीं मिलेगा, बस पढ़ लेता। दूसरा ये कि किसी भी टॉपर की भी आप कॉपी देखिएगा जिसकी भले ही फर्स्ट रैंक हो, उसकी राइटिंग आप देखिएगा, एक्चुअल जो टेस्ट सीरीज वगैरह की कॉपी देखिएगा तो उस पर राइटिंग बहुत ही गंदी मिलेगी। उसका कारण क्या है? लिखना इतना ज़्यादा होता है कि वो आप राइटिंग बना ही नहीं पाइएगा। ठीक है, स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। क्या लिखा है? कोयला निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नवीन होता है। आगे लिखो यह लकड़ी के समान, यह पुरानी लकड़ी के समान ही होता है। हाँ लकड़ी को जमीन में दाब दीजिए आप लंबे समय तक, आप समझिए ये वही वाला कोयला है, पुरानी लकड़ी के समान ही होता है। आगे लिखो इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम। हाँ 40% से कम, बिल्कुल सही बताया। 40% से कम होती है, 40 से 55, 55 से 80, 80 से ज़्यादा जो भी है एंथ्रासाइड। बहुत बढ़िया। इसमें क्या लिखा था? कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, 40% से कम होती है। आगे लिखो जरा, लिखो अशुद्धियां तथा नमी की मात्रा अधिक होने के कारण कि क्या लिखा? नमी अधिक होने के कारण कि अधिक होने के कारण लिखो
इसके दहन से, इसको जलाने से, बर्निंग से, दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा कम, प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा कम, जबकि अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा जो होती है वो इसमें ज्यादा होती है। अवशिष्ट पदार्थ का मतलब जलने के बाद इसमें ज्यादा धुआं और ज्यादा राख देखने को मिलेगी। दूसरी फटाफट हेडिंग लगाइए, ये कोयले का टॉपिक भाई थोड़ा सा बड़ा है। दूसरा आप यहाँ पर लगाइए लिग्नाइट। लिग्नाइट ये पीट की तुलना में पुराना होता है। आप ऊपर देखिएगा तो इसमें क्या लिखा गया है, हाँ लिखो जरा। तो ये सेंटेंस लिखवाने की जरूरत नहीं कि कोयला निर्माण की प्रक्रिया में ये द्वितीय क्रम में या दूसरा, समझ रहा, दूसरा सबसे नवीन ऐसे करके, वो तो आपको पता ही है, उसके बाद बनेगा। लिखो जरा, यह कोयला, इस कोयले का, ऐसे कर, इस कोयले। समस्या देखो ये होती है, अब जैसे मैंने पहले कोई सेंटेंस बनाया होगा यह कोयला वाला, अब पता नहीं क्या बनाया, अब बीच में कुछ और बोलने लगा, इस कोयले, लिखो मैं नहीं, लिखो इस कोयले का, मैं अपनी तरफ जोड़ दिया, इस कोयले का रंग भूरा होने के कारण, भूरा होने के कारण इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ब्राउन कोल, भूरा कोयला भी कहा जाता है, भूरा कोयला भी कहा जाता है। आगे देखो, यह भी निम्न कोटि का कोयला है, मतलब बढ़िया नहीं होता है वो, यह भी निम्न कोटि का कोयला होता है, निम्न कोटि का कोयला होता है। कोटि का मतलब समझ रहे हो, मतलब वो कैटेगरी आप समझिए ऐसी है, लोअर वाला थोड़ा। देखो यह भी निम्न कोटि का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी आपको बताई गई थी, 40 से 60। 40 से 55% के आसपास होती है। 40 से 55% के लगभग इसमें आपको कार्बन का कंटेंट देखने को मिलेगा। आगे लिखो, देखो अशुद्धियां तथा नमी अधिक होने के कारण, और आगे वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम आपको कॉपी करना है। अशुद्धियां तथा नमी अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा, दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा कम, ऊष्मा इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं होती, उसमें क्या हुआ, ऊष्मा कम, जबकि अच्छा ठीक है, अवशिष्ट में वही धुआं राख वगैरह नहीं, अवशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं। देखो भारत में इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र, भारत में इसका सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र देखो तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु का ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ देखो जरा, भारत में क्या लिखा था, इसका सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। आगे देखो, इसके अन्य क्षेत्रों में देखो, एक इससे संलग्न ये वाला रीजन केरल, देखो अन्य क्षेत्रों में केरल, दूसरा इसके अंतर्गत गुजरात का ये क्षेत्र आता है, ये भी लिग्नाइट कोयले के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और तीसरा ये क्षेत्र यहाँ पर जो है, ये ऐसा रीजन है जहां पर आपको लिग्नाइट के साथ साथ एंथ्रासाइट कोयला भी देखने को मिल जाएगा। तो आपने क्या लिखा था मुझे बताइए, एक तो तमिलनाडु हो गया और अन्य क्षेत्रों में केरल, कॉमा लगा के लिखो, गुजरात, पश्चिमी गुजरात वाला जो क्षेत्र। आगे लिखो, तथा जम्मू कश्मीर शामिल है, जम्मू कश्मीर शामिल है। हाँ दोनों है। अगला लिखो जरा, लिखो
तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र, इसी में लिखो तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, नेवेली रीजन, तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र देखो, इसका सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है नेवेली क्षेत्र। भारत में इसका सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, भारत में इसका सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, भारत में इसका सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। आपने नोट कर लिया? नोट हुआ कि नहीं नोट हुआ? ये सब हो गया, हो गया। तीसरी हेडिंग आप लगा के छोड़ दीजिए बिटवीनस। अभी फोन आया था, वो आ गए हैं आपके जो सर, अगली क्लास होगी। बिटवीनस लगा के छोड़। अभी ये कोयले वाला टॉपिक लंबा है थोड़ा सा। सही सभी ने भी पहले उन्होंने झटक दिया है तो चल रहा है। अच्छा, अरे वाह, गेम ओवर, एक विकेट है। पूरी मौज ले रहे हो क्लास में बैठ के। नहीं सर, वो लगाए हैं रुपए, अरे वाह, प्राइस 2 करोड़ रुपए। पढ़ाई के साथ कमाई और मनोरंजन भी है। लग जाए 2 करोड़ रुपए हम पिटाई को बढ़वा। अरे अपनी क्लास भरदोई का सब कमा दे जाए। चलिए ठीक है, अभी ये क्लास आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और 2 ही क्लास दी गई थी पूजा के लिए और 2 क्लासेज आपकी हो गई हैं। ये जरा बंद कर दो फोन, कैसे बंद होता है? बीच से सर, बीच से बस हो गया।